आज एक नए टॉपिक के साथ इजाज़ आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ, नई पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। जनाब, आज के जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और उनका बैकग्राउंड मेडिकल के साथ क्लिनिकल और एज ए लेमैन काम करने का भी एक्सपीरियंस वो हासिल कर किए हुए हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी, पाकिस्तान से कतर का सफ़र और कतर में रहने की जो उनको दुश्वारियाँ या मुश्किलात उन्होंने कैसे उनका सामना किया और किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को स्टेबलाइज़ किया। तो मेरे आज के मेहमान हैं जनाब साबिर गिल साहब। तो अस्सलाम वालेकुम साबिर, क्या हाल है आपके? ठीक है, आप खुश हैं? साबिर, आज हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और सबसे पहले हम आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। और मैं दोस्तों आपको जो एक ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी रात के तकरीबन 1 बज रहा है और आज जुमेरात है, वीकेंड है और हम साहिल समंदर पर हैं और गाड़ी में बैठे हुए हैं। बाहर बहुत नमी है, नमी का तनासब बहुत ज़्यादा है और गर्मी की शिद्दत है, हब्स है। इसीलिए हमने सोचा कि गाड़ी में बैठ के ही सब बात की जाए। तो साबिर भाई से आप पूछते हैं। जनाब जी साबिर, आप अपने बारे में बताएं, किस तरह आपको कतर आने का इत्तेफाक हुआ और किन जद्दोजहद से आप गुजरे, ज़रा ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया जज भाई, और इस मौका का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी इस डिस्कशन से हम कोशिश ये करेंगे कि जो प्रॉब्लम और जो चीज़ें, जो मुश्किलात हमने देखी, कोशिश करके दूसरे लोग उससे महफूज हो सकें। तो मैं इसमें ये बताने में फ़ख्र महसूस करूँगा कि जब अल्लाह ताला, जब खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मेरे एक दोस्त ने, सिंपल सा मेरे दोस्त, यहाँ का दूर का दोस्त, उसने मैसेंजर में मेरा इंटरव्यू करवा दिया एक कंपनी से, यहाँ सेल्स और मार्केटिंग में। मैंने उसे इंटरव्यू को बहुत इंपॉर्टेंस दी और उसे कहने पे पासपोर्ट वगैरह बनवा कर रेडी हो गया। तो उन्होंने 1 साल पहले मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे कहने लगे आप पाकिस्तान में, आपकी तनख्वाह अच्छी है तो आने की ज़रूरत नहीं। तो जब मैं जॉबलेस हुआ वहाँ पाकिस्तान में, तो फिर इन्हें मैंने रिक्वेस्ट की तो इन्होंने कहा कि आप आ जाएँ। उस टाइम उन्होंने मुझे 70,000 पाकिस्तानी 70,000 विद अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन ने कहा कि आप आके ज्वाइन करें। जी जी। तो पर देखिए, ज़िंदगी में जो भी अचीवर्स होते हैं ना, हर कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी नॉक हो ना ज़िंदगी में, उस नॉक की आवाज़ सुनते हैं वो गौर से, वो चाहे नॉक हल्की हो, ज़ोर से हो, फोकस करते हैं। साबिर, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इंटरप्ट किया मैंने। मुझे आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका, जैसे आप मार्केटिंग में इधर हैं, तो आपका बैकग्राउंड क्या है? आपने कौन सी तालीम हासिल की? मैंने बैचलर इन साइंस ठीक है की हुई है और MBA मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इन मार्केटिंग में मेरा और इसके साथ साथ मेरा 20 इयर्स का सेल्स और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। वो 18 इयर्स इन जॉनसन एंड जॉनसन फार्मास्यूटिकल कंपनी टू बी बेस्ड एट सक्खर एंड कोयटा। ओके। और 2015 में वो कंपनी वहाँ से वाइंड अप कर गई, पर जॉनसन ने मुझे इस मकाम पे पहुँचा दिया, इतना सिखाया कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी। ज़िंदगी में जो भी वाक़या होता है उसमें अल्लाह की कोई रज़ा होती है, उसमें आपके लिए कोई ना कोई कामयाबी छुपी होती है। आप अपनी मुश्किलों में ही अपनी सोल्यूशन ढूंढें। तो मैंने भी हार नहीं मानी। 2-4 कुछ साल वहाँ मैं प्रॉब्लम में रहा, पर जैसे बता रहा हूँ कि मैसेंजर पे एक छोटा सा इंटरव्यू करवाया, मैंने उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी। अच्छा, ये लोग जैसे मुझे कहते गए, मैं उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता गया और सिर्फ अल्लाह का हुक्म समझ के, मैंने यकीन करें 1% भी डाउट नहीं रखा। जैसे उन्होंने गाइड किया मैंने फॉलो किया। अल्लाह करना हुआ कि मैं आया बिजनेस वीज़ा पे, मैं इधर आया जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 मंथ्स की थी। अच्छा, मुझे बुलाने वाला तो दूसरे महीने बेचारे को वो यहाँ से फायर होके चला गया। आज अल्लाह का करम हो गया कि मुझे यहाँ 2 साल हो गए। मैंने आके पॉलिसी वही रखी, डू और डाई। मैंने कहा मैंने वापस नहीं जाना और अंत तक मेहनत करनी है और जो ज़िंदगी में अल्लाह ने मौका दिया है उससे भरपूर फ़ायदा उठाना है। साबिर, ये मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जो आपको पिछले 2 साल में आपने फेस की हैं और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको आप पैगाम देना चाहता ताकि उनके लिए रहनुमाई हो। जब परदेश में आप आते हो पैसे की असूल रोज़गार के सिलसिले में, पैसे कमाने के लिए,
तो चैलेंजेस तो आती हैं, मुश्किलात तो आती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जिनको फेस करना एक वक्त था कि आप बोलते थे कि ये मेरे बस में नहीं है, या फिर आपने किस तरह उनको ओवरकम किया? ऐसे कौन सी स्ट्रेटजी आपने अपनाई, अरे ये बताइए। सर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा आपको, लोग जब यहाँ आए, कोरोना हमने यहाँ लॉकडाउन में वक्त गुजारा, तो 80% उनमें से लोगों ने जैसे उसी दौरान कहने लगे हमें घर जाना है, घर जाना है। अब हम उन्हें देखें और समझाएं कि भाई अपना मकसद तो याद रखो कि तुम यहाँ करने क्या आए थे। और हम में से तकरीबन 99% लोग पैसे उधार लेकर, क्योंकि हम सब मीडियोकर स्ट्रगलर्स हैं, हम पैसे किसी से ले दे के क्रेडिट पे लेके सारा प्रोसेस, वीज़ा, टिकट, प्रोटेक्टर वगैरह करके तकरीबन लाख से 1.5 लाख एक्सपेंस करके आए, और बग़ैर कुछ कमाए वापस चले जाना ये तो हार मानने के मुतरादिफ था। मगर मैंने अपनी लॉकडाउन के दौरान सारी विल पावर्स इकट्ठी की, और उस टाइम हमें कई लोगों ने, हमें चर्च के लोगों ने भी और कई सोशल वर्कर्स ने हमें राशन दिए। तो हम 7 क्रिश्चियन लोग थे तकरीबन 60 लोगों में से, ठीक है। वो 7 राशन हमने उन 60 लोगों से बांटे, तो अल्लाह ने वो 7 से 70 कर दिए। वेरी नाइस। तो जितना ये बात कहते हैं बांटने से बढ़ता है, हमने कोई मौका देखिए, अच्छी चीज़ों का हमेशा फ़ायदा था। आते ही मैं चर्च के साथ अटैच हो गया, और चर्च के लोगों ने फुल साहब, हमें तो नहीं पता हम कोरोना आने वाला, चर्च के लोगों ने भी हमें इनकरेज किया और सपोर्ट की, राशन की शक्ल में भी, मॉरल भी। तो आदमी देखिए अकेला जो होता है ना, वो अलोन होता है, 1 और 1 11 होते हैं। तो अगर आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे, सच्चाई ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे, तो कुदरत खुद डिफरेंट वे से आपकी हेल्प करेगी और आपको कामयाब करेगी। साबर, मुझे एक सवाल आप बताएं कि आप, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, आप बिज़नेस वीज़ा पे आए हैं। ये बिज़नेस वीज़ा और ये जो दूसरा वीज़ा है, ये इनके बारे में ज़रा आप मेरे ऑडियंस को बताएं, नाजरीन को बताएं, जो देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं, ताकि उनको आइडिया हो सके किस वीज़े पे आना चाहिए, कौन सा वीज़ा आपके लिए फ़ायदा मंद है, या किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, उनके क्या बेनिफिट हैं। अगर आप आज़ाद वीज़े जो लेकिन अल्फाज यूज़ करते हैं, लोग टर्म यूज़ करते हैं आज़ाद वीज़ा, वो क्या है, क्योंकि आप मेरे ख्याल बेहतर मुझे तेरे बता सकेंगे, ताकि आने वाले जो लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, जिनको क्रेज़ है कि हम बाहर जाएँ, पैसा कमाएँ, तो आप इनको ज़रा वीज़े के बारे में बताइए, ये बिज़नेस वीज़ा, ये जी पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो विल आपकी मजबूत होनी चाहिए, क्या डू और डाई मैंने करना है। अच्छा, फिर जो भी वीज़ा मिल जाए, पहले तो चाहे आपको बिजनेस वीज़ा की, वैसे ये होता है, ये सिर्फ 3 to 6 मंथ के लिए होता है, बिजनेस मैन्स के लिए जो आते हैं और बिजनेस करके चले जाते हैं। ठीक है। ये तो अब देखिए, कोरोना की सब बुराइयां तो ज़रूर करते हैं, पर कोरोना ने कुछ लोगों को ऐसे फ़ायदा, अब देखिए आज मास्क की इंडस्ट्री कितना ग्रो कर गई, सैनिटाइजर्स कहाँ पहुँच गया, वैक्सीन्स कहाँ पहुँच गई। कोरोना के इफेक्ट्स और बेनिफिट्स भी, अब इसी कोरोना ने हमारा 6 महीने का वीज़ा एक्सटेंड कराते कराते 2 साल तक पहुंचा दिया। तो इसका मतलब है कि कोरोना ने आपको फ़ायदा पहुंचाया? मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जैसे अगर ज़िंदगी में मुश्किल भी आए, तो उसमें आप देखिए कि कुदरत ने उस मुश्किल में आपके लिए क्या आसानी रखी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये तो कहते हैं बंद दरवाज़ा हो गया, उसके सामने हम रोते रहते हैं, पर जो 99 खुदा गेट खोल देता है आपके लिए, हम वो नहीं देखते। तो उन गेट्स के, अब जैसे होगा कि कोरोना की प्रॉब्लम आई, मगर कुदरत ने दूसरे बिजनेसेस और हमारे वीज़ास, इसलिए मैं कहूँगा पहले तो जो वीज़ा मिले, पर अगर आपको फिलहाल इनिशियली बिजनेस वीज़ा मिल रहा आ जाए, उसमें क्या होता है 3 से 6 महीने में कंपनी आपको जज कर लेती है और फिर पक्का वीज़ा दे देती है। क्योंकि एजाज भाई आप इस बात से मुत्तफिक होंगे, पाकिस्तान बैठे हुए लोगों को वीज़ा एकदम नहीं मिलता। 99% लोग स्ट्रगलर हैं, कोशिश में होते हैं कि ये आज़ाद कंपनी वीज़ा मिल जाए, मगर बहुत कम, बहुत लकी मैं कहता हूँ लोग हैं जिन्हें वो मिल जाता है। वो कंपनी वीज़ा में और ये बिजनेस वीज़ा में कोई फ़र्क तो होगा ना? कंपनी वीज़ा ये जो कंपनी जनरेट करती है, वहाँ अगर कोई आपका बंदा हो या आप उस हाई फाई क्वालिफिकेशन को मीट करेंगे तो आपको कंपनी वीज़ा मिलेगा। अच्छा, दूसरा आज़ाद वीज़ा होता है, कई कंपनियाँ जो इंडिपेंडेंट होती हैं वो अपने वीज़ा सेल करती हैं। ठीक है। उससे क्या होता है कि वो फिर उसकी कॉस्ट जो है पाकिस्तानी 4 से 5 लाख है। भाई मैं तो आज भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसी तरह कई मेरे भाई हैं जिसको, अच्छा ये तो 4 से 5 लाख तो उसकी एक कीमत है। फिर आजकल क्वारंटीन और प्रोटेक्टर और दूसरी चीज़ें 6-7 लाख में जाके फिर इधर आना और फिर कामयाब होना खासा मुश्किल काम है। पर अगर बस
जो जिसकी जैसी पॉकेट है, जो जैसा कर। अब मैं तो 1.5 लाख में आ गया, तो अल्लाह का फजल है कि मैंने शुरू के 3 महीनों में ही वो पैसे मेरे पूरे हो गए। और अल्लाह के फजल से मैंने अपने जिनसे आज 1-1.5 साल बाद जिनसे मैं पैसे लेकर आया था, सबके पैसे उतार दिए, और अब मेरी फैमिली भी कुछ बेहतर पोजीशन में है। वेरी नाइस। ये साबिर बताएं मेरे ऑडियंस को कि जो आना चाहते हैं इधर किसी भी मिडिल ईस्ट मुल्क में, चाहे वो पाकिस्तान, दुबई हो, कतर हो, शारजा हो या कुवैत हो, जो ओमान है, तो कितना एक्सपेंडिचर होता है तकरीबन यहाँ पहुँचने में, एज ए लेबर में आप कह लें या मार्केटिंग में कह लें, और जिस तरह आप आए हैं, और व्हाट वाज द बेनिफिट्स, और आप कितना कमा के अपने घर तक दे सकते हैं, यहाँ के अखराजात को मैनेज करते हैं। सर यहाँ की कमाई में अल्लाह की तरफ से बरकत ज़रूर है जी। और देखें, लोग जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आते हैं, लेबर वैसे एजेंट्स है हर कंट्री में, और जेन्युइन एजेंट तक पहुँचना एक बड़ी बात है। जेन्युइन एजेंट जो बाहर आते हैं उनको मिल जाते हैं। 1.5 लाख 1 लाख लेते हैं लेबर के लिए, बुला लेते हैं, और वो लेबर एक अच्छा, हम इनिशियल सैलरी को मत देखें, मैं ये कहता हूँ। अब देखें, आप किसी प्रोफेशन को ले लें, क्या शुरू से ही, क्या डॉक्टर्स, क्या इंजीनियर शुरू से ही लाखों करोड़ों कमाते हैं? नहीं, उनकी स्टार्टिंग सैलरीज कम होती है, बढ़ते बढ़ते वो। इसी तरह हम फार्मर में जब हमें छोटी सैलरी पर आया, पर 15 साल बाद फिर गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप मिला, तो इसी तरह इधर भी जब हम आते हैं तो शुरू में हमारी सैलरी मैंने 1500 रियाल से शुरू की। मैं स्ट्रगल करता रहा और कंपनी से मैंने साफ कह दिया, सर मुझे वापस नहीं जाना, मैं जहाज़ के नीचे सो जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरा स्पिरिट देखा तो मुझे और ज़्यादा काम देने लगे, और अल्लाह का फजल है कि मैं आज एक जॉब और 2 पार्ट टाइम जॉब साथ करता हूँ। ये पार्ट टाइम जॉब्स क्या करते हैं आप? सर जैसे देखिए, 9 से 5 हमारी ऑफिस जॉब है, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद हम 2 घंटे रेस्ट करके 7 से 10 हमारे पास ऐसा टाइम होता है। अब उसमें आजकल जैसे मास्क का बिजनेस है, अब मास्क के डीलर्स हमें पता है, तो वो व्हाट्सएप, आजकल मोबाइल ने ज़िंदगी और आसान कर दी है। उनके कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास होते हैं, हम 2-4 दफ़ा विजिट करके इनसे रिलेशन बना लेते हैं। उनके पास जैसे मास्क ख़त्म होते हैं, हम होल सेल से मास्क लेके, अगर देखें एक डील पे अगर हम वीक में 100 रियाल 200 रियाल भी कमाते हैं, तो हमारे किचन एक्सपेंस निकल आते हैं। और आप ऐसे छोटे छोटे बिजनेस, जैसे बीच में फिर मैंने ऑडिट की प्रमोशन स्टार्ट की, कि हम सिर्फ कुछ कंपनियों को यहाँ ऑडिट करवाना होता है, तो उसकी प्रमोशन भी हम करते हैं। उसमें एक केस पे मुझे 250 रियाल मिलते हैं, तो मैं इसी तरह 500 मास्क वाले काम से कमा लेता हूँ, और 500 से 1000 मैं अपने ऑडिट के। तो जैसे मेरी अगर सैलरी अभी आज 2000 रियाल है, तो मैं समझिए एक दूसरी सैलरी इन 2 छोटे कामों से कमा लेता हूँ। देखिए, यहाँ फैमिली तो है नहीं, तो हम जिस काम से आए हैं उसमें ही मेहनत, ईमानदारी से, और ज़रूर है कि कई दफ़ा अनजाने रास्ते और मुश्किल राहें भी आती हैं, पर उनसे सख्त दिल होकर उन रास्तों पे चलने को इनकार करते हैं, उस तरफ नहीं जाते, क्योंकि हम सब जानते हैं वो रास्ते मौत की तरफ जाते हैं। हमने अच्छे रास्ते पे जाना है, और तवक्कुल अल्लाह पे करके भरोसे के साथ, सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के साथ स्ट्रगल करनी है। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, ये थे जनाब हमारे साबिर। थैंक यू सो मच। आपकी बातें बहुत खूबसूरत थी, दिल करता है सुनते ही जाएं, और आपके साथ बात करते हुए बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल रही। तो मेरे दोस्त जो आना चाहते हैं, गल्फ़ में काम करना चाहते हैं, तो आपको साबिर की तरह मेहनत और साबिर की तरह सब्र वाला और मेहनती होना पड़ेगा ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए। नए इंटरव्यू के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।